हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैम्पियंस कैम्प। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक रिव्यू करेंगे। तो बिना टाइम खराब के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड इनकम में वो 1700 में 22.6% था, जो कि घट के 1952 में 3.8% हो गया। और जो डिजिटल एवरेज ग्रोथ रेट थी 1950 से 60 के बीच में वो 3.9% थी। 1960 में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जैसे कि 1962 में चाइना इंडिया वॉर, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1965 में सीवियर ड्राउट आया था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो हैम्पर हुई। और इस डिकेड में जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो था 4.1%। 1970s में कुछ ऐसे हैपनिंग्स हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था, साथ में वहाँ पे रुपी को डिवेल्युएट किया गया। तो इन सब कारणों से जो डिकेडल एवरेज ग्रोथ रेट थी वो घट के सिर्फ 2.9% थी। 1980s में जब वहाँ पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स मेजर लिए जिससे कि डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया और बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए डी लाइसेंसिंग की गई। तो जिसकी वजह से ग्रोथ रेट इंप्रूव हुआ और वो 5.7% हो गया। 1990s में कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के कारण वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सोवियत यूनियन का वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है, इराक कुवैत वॉर था। इंटरनल फैक्टर्स जिस गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी वो अनसस्टेनेबल थी, वहाँ पे सीवियर वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट थे, एनवायरमेंट जो सही नहीं था और कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस भी था। उन सब कारणों से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। उससे निपटने के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए, जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको डी रेगुलेट किया गया और ट्रेड को वहाँ पे लिबरलाइज किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ गई। और उसके बाद 1990s में जो ग्रोथ रेट थी पर एनम वो 5.8% हो गई। 2000 के बाद में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। हालांकि उस टाइम में भी इंडिया ने बाकी जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज थी उनसे अच्छा परफॉर्म किया, बट उस टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बैंक ने बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिए और जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी वो अनसस्टेनेबल थी, जो कि आगे चल के बाद में क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए। इसको हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे जो लेंडिंग हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था बाद में। फिर यहाँ पे दिया गया है 2009 से लेकर 2014। आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल इंक्लूड है, बट आपको अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साइड में रख के जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपको सब उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो 2009-2014 के बीच में जो ग्रोथ रेट हाई दिखाया गया था, तो वहाँ पे नॉर्मली नॉमिनल जीडीपी था वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा थी क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे था। और उस समय खासकर दो फाइनेंशियल ईयर 2013 में और 12 में उस समय टिन डेफिसिट की प्रॉब्लम थी। फिजिकल डेफिसिट का ही काफ़ी ज़्यादा हाई था, वहाँ पे 4.9% था और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हाई था, 4.8% था। उसके बाद अब उसमें भी समराइज किया गया है कि अब तक कैसा ग्रोथ एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का 2014 तक। तो उसमें बताया गया कि इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में था। पहले हम लोग 1990 के पहले तक हम लोग क्लोज इकॉनमी थे, उसके बाद हम लोग ओपन इकॉनमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को इंडिया ने अपनी एज ए की फैक्टर्स अडॉप्ट किया है अपनी ग्रोथ ड्राइवर में। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस किया गया है कि 2014 में क्या रीजंस थे कि जो वहाँ पे ग्रोथ रेट थी वो स्लो डाउन हो गई थी। तो उसमें ग्रोथ रेट थी वो लेस देन 5% हो गया था 2012-13 और 2013-14 में। तो उस समय इन्फ्लेशन रेट भी डबल डिजिट था, 12 पॉइंट से भी ज़्यादा था वहाँ पे। और कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स थे, फैक्टर्स थे, जैसे हम सुनते भी हैं कि यूपीए 2 के टाइम में काफ़ी बोला जाता है कि वहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस था। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग वो जल्दी नहीं लिया जाता था। वहाँ पे टारगेट जो सब्सिडीज़ थी उसका मिस एलोकेशन था। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो काफ़ी लो था और जो फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर था उसका शेयर बहुत ज़्यादा था और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम थी, फार्मर्स की इनकम कम थी। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे 2014 के पहले चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट वो 5% से भी कम था। उसके बाद अब यहाँ पे 2014 के बाद से यहाँ पे बताया गया कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड है। और ये इसलिए बताया जहाँ पे जा रहा है कि
कि जो अब जो इस डिकेड में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी रोबस्ट है, वो काफ़ी जो है रेजिलियंट है, क्योंकि इंडिया अब जो है उस समय जो है 2014 में 10th नंबर पे था, अब वो जंप करके 5th नंबर पे आ गया है। और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज है जितनी भी G20 कंट्रीज हैं उनमें। और हालांकि जो है 2021 में कोविड-19 के कारण जो है इंडिया की जो है ग्रोथ रेट वो थोड़ा सा एक सेटबैक लगा था। उस समय जो हमारी जीडीपी जो है रियल जीडीपी वो 1.8% जो है डिक्लाइन कर गई थी, कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। लेकिन उसके बाद जो है 2023-24 में यहाँ पे जो उम्मीद की गई है कि जो ग्रोथ रेट होगी वो 7.3% होगी। 2022 में भी जो है इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया था 9.1% से, और 2022-23 में इंडिया जो है 7.2% से ग्रोथ रेट थी। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि इस समय जो है वो 4.5% क्रॉस कर गया था 2013 में, वो भी 1% से भी कम है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। सोशल सेक्टर को हम आगे डिटेल में देखेंगे। ऑफिस में बताया गया कि क्या क्या जो मेजर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड है, उसकी जो रीजंस क्या हैं। तो इसमें बताया गया कि बहुत सारे यहाँ पे जो रिफॉर्म्स लगा है, जिससे कि ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम, यहाँ पे जो है बैलेंस की जो बैंक की प्रॉब्लम थी और कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड साइड दोनों को ध्यान रखा गया। और दोनों पे जो है यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स ले गए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सरफेसी एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया, बैंक का जहाँ पे मर्जर किया गया बहुत सारे बैंक्स को, उसके बाद उनका जो है रिकैपिटलाइजेशन किया गया। तो इन सब फैक्टर से जो है जो वहाँ पे हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जो बैड डेट था, वो डिक्लाइन करके अभी जो है वो 3.2% के ही आसपास है। और अब तक जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर 2800 से ज़्यादा वहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर्स को अब तक रेस्क्यू किया गया है। जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस था, जैसे कि हम लोग बोला जाता है ना कि इंडिया में जो है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बिजनेस को कैरी आउट करने में, तो उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया। जैसे कि रेरा एक्ट जो है 2016 में पास किया गया। आप इन एक्ट्स को जरूर किस ईयर में पास किया गया याद रखें, क्योंकि यूपी में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रेरा एक्ट है वो किस ईयर में पास किया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है। फिर जो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे काफ़ी प्रमोट किया गया है, उसके लिए मतलब कि जीएसटी लॉन्च किया गया। जितनी भी यहाँ पे माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस थे उनको जो है डीक्रिमिनलाइज किया गया है। लगभग जो है 2500 से ज़्यादा जो अननेसेसरी कंप्लाइंसेस थी जो कि बिजनेस का कॉस्ट बढ़ाती थी, उनको जो है एलिमिनेट कर दिया गया है। 1400 से यहाँ पे ज़्यादा जो आरकेए लॉस थे उनको जो रिपील किया गया है। और जीएसटी का कलेक्शन जो कि जब 2017 में लॉन्च किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय यहाँ पे सिर्फ 66 लाख थे, अब वो बढ़ के टैक्स पेयर 1.4 करोड़ हो गए हैं 2022 में। एमएसएमई सेक्टर को जो है प्रमोट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे मेजर्स लिए गए, खासकर जो है कोविड-19 टाइम में भी इसके लिए जो है एक अलग से यहाँ पे एमएससी के लैंड गारंटी स्कीम आई। उसके बाद जो है एमएससी की जो है डिफिनेशन डिफाइन किया गया है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिया है कि इसकी नई डिफिनेशन में क्या है। वहाँ पे हमने आपको जो है एक शॉर्ट की भी बताया था कि कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे भी रिकोगनाइज स्टार्टअप्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, जो कि सिर्फ 452 थे 2016 में, अभी बढ़ के वो 98,000 हो गए हैं। और लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव काफ़ी किया गया है, जैसे कि भारतमाला प्रोग्राम है जो कि रोड कनेक्टिविटी के लिए है, सागरमाला है जो कि फोर्ट इंफ्रा के लिए है, उड़ान स्कीम है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च किया गया है। तो इन सब फैक्टर से जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का कम हुआ है। उसके बाद जो है कुछ वेलफेयर पॉलिसीज़ पे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि जो है पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंदर अब तक जो है 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जो है फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अब तक जो है 11 लगभग जो है 12 करोड़ 11.72 करोड़ जो है अब तक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। और उसके बाद 2.6 करोड़ पक्का हाउसेस को बिल्ड किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। तो ये सब जो है बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। ये खासकर आपको एग्जैक्ट ना याद हो तो आपको जो है 10 करोड़ का ये डिटेल या फिर आपको जो है 11.5 का ये आपको डेटा यहाँ पे याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अभी भी इसमें डिस्कस किया जाता है कि अभी भी क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर रही है। तो उसमें जो है पहला जियो इकोनॉमिक्स फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कोविड-19 टाइम में जो है यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर था, उससे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो है सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है। अभी रिसेंटली जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर है, या फिर जो है इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर है, तो ये भी जो है सप्लाई साइड को जो है जो सप्लाई चेन उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इंडिया पे उसका जो है जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है जॉब में, क्योंकि एक नया मार्केट में टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आया है, तो उससे जो है जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे एक उसका भी फैक्टर है कि लोग जो है उनको जॉब से निकाला जा रहा है। और तीसरा यहाँ पे जो है एक टैलेंट पूल की यहाँ पे इंडिया में अभी भी कमी है, क्योंकि जो मार्केट की जो स्किल डिमांड है वो अभी उसकी जो सप्लाई है वो उस लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि पैराडॉक्सल सिचुएशन है कि जो है इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ पे स्किल वर्कर चाहिए, और इंडिया के पास आल्दो कि हम जो है वहाँ पे अभी यूथ है, यूथ कंट्री है, उसके बाद भी यहाँ पे जो है एक कमी है स्किल वर्कफोर्स की।
फिर गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे यहाँ पे इन चैलेंज को निपटने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंदर जो है अब तक दिसंबर 2023 तक 1.3 करोड़ कैंडिडेट्स को जो है अब तक यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। इंडिया ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे बहुत अच्छा काम किया है। 2 नवंबर 2023 तक इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का वो 180 गीगावाट है। इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है अब वो 50% क्रॉस कर गया है। आधार के थ्रू जो है अब तक जो है जो टोटल ट्रांसफ़र हुए हैं वो जो है 34 लाख करोड़ हो चुके हैं। पीएम जनधन योजना जो कि 2014 में ये स्कीम आई थी, इसके अंदर जो है अब तक जो है जिसके टोटल बेनिफिशरी हैं वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, 51.5 करोड़। आप इस डेटा को जरूर याद करें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसमें जो है लगभग 56% जो है जो उसकी बेनिफिशरी हैं वहाँ पे महिलाएं हैं। ये फैक्ट आप जरूर याद करके ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो है क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, पहला तो इस योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था और इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो 50 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं और लगभग जो है मोर देन 50% जो इसमें इसकी बेनिफिशरीज हैं वो महिलाएं हैं। और उसमें 2/3 जो इसमें जो अकाउंट खोले गए हैं वो जो है ग्रामीण इलाकों में या फिर जो है सेमी अर्बन एरियाज में खोले गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूरा स्टेटमेंट वाइज दिया जा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन में जो है कोविन ऐप बनाया गया था और अब तक जो है 221 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस दिए जा चुके हैं। स्पेस सेक्टर में अब तक इंडिया ने जो है 431 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको जो एग्जैक्ट फिगर ना याद हो तो आपको जो है रफली पता होना चाहिए। हाँ, ये 400 के अराउंड था, क्योंकि आपको ऑप्शन इतना क्लोज नहीं देगा, बट आपको जो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस रेंज में था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि भी जो भी वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रोथ स्टोरी काफ़ी, वहाँ पे जो ग्रोथ वहाँ पे रेट है वो कम है, बट इंडिया यहाँ पे रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसका क्या रीज़न है? तो जैसे कि एनएसओ ने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि 2023-24 में जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहने वाली है वो जो है 7.3% होगी। इवन अभी जो है लास्ट क्वार्टर, अब इसका डेटा भी शायद 2 दिन पहले आया है, जो सितंबर से दिसंबर तक का जो डेटा है उसमें जो है इंडिया की जो है ग्रोथ रेट है वो 8.2% है। तो काफ़ी जो है इंक्रीजिंग है और इसलिए जो है एस्टिमेट आपको ये फिगर याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू एनएसओ जो इंडिया का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होगा वो जो है 7.3% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो सेक्टर का जो शेयर है जीवीए में वो जो है मार्जिनली बढ़ा है। 2014 में ये सब जो है 17.2% था, अब ये थोड़ा सा मार्जिनली इंप्रूव होके अब ये जो है 17.7% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इसी तरह से जो है सभी सेक्टर का जो जीवीए में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ा है, जो कि जो है फाइनेंशियल ईयर 2014 में 51% था, अब वो बढ़ के जो है 54.6% हो गया है। ये मैं आपको जो बता रहा था कि जो 2000 में जब वहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसका क्या इम्पैक्ट आ था बाद में, कि अचानक से जो है जैसे कि इस गवर्नमेंट आने के बाद में 14 के बाद में जो ग्रॉस हमारा जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था, बैड डेट थी, वो अचानक से क्यों बढ़ गए। तो उसमें ये समझाया गया है कि 2005 से लेकर 2012 तक का जो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो काफ़ी इंप्रेसिव था, क्योंकि उसमें जो है अनसस्टेनेबल स्पेंडिंग की गई। बैंक के द्वारा जो है बिना जो है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक किए कॉर्पोरेट सेक्टर की, मतलब एक तरह से कनेक्टेड लेने की प्रॉब्लम थी और उनको जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन दिया गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे जो उसमें इन्वेस्टमेंट रेट थी वो काफ़ी हाई थी, लेकिन बाद में जाकर वो सब जो है मैक्सिमम में बैड डेट में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें ये बताया गया है। उसके बाद जो है फिर सेकंड पीरियड में 2012 के बाद से ही इन्वेस्टमेंट रेट भी डाउन हो गई और यहाँ पे जो है बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आ गई, जहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर जो है अब वो फर्दर लोन नहीं दे रहा था कॉर्पोरेट सेक्टर को, और कॉर्पोरेट सेक्टर भी अपने जो है पुराने जो भी लोन्स थे अपने डेट को रीपे करने में अनेबल था। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई। फिर गवर्नमेंट जो है 2014 में आने के बाद से बहुत सारे मेजर्स लिए, उस मेजर का जो इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हुआ वो 2020 से हुआ और अभी जो है वापस से इन्वेस्टमेंट रेट वो काफ़ी साइकिल हमारा है वो इम्प्रूव हो गई है। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट भी बढ़ गई है, साथ में जो है इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी बढ़ गई है। तो इसका इम्पैक्ट होगा कि अब इन्वेस्टमेंट से जो है जो हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो बैलेंस शीट है बैंक की वो इम्प्रूव हो चुकी है और जो बैकडेट है जो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका भी शेयर गिर चुका है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है। अभी जो है इस बजट में भी जो है 11 लाख करोड़ के आसपास जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि जो है जीडी का ऑलमोस्ट जो है 3.4% है। तो आपको ये सब डेटा मैंने ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में बजट में हमने करा दिया है, तो आपको उनको ध्यान रख के।
और बाकी जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए जो है प्रगति एक जो है प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिससे जो भी प्रोजेक्टों को मॉनिटर किया जा सके। और इसमें बताया गया है कि जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, तो फाइनेंशियल ईयर 2015 और 2023 के बीच में जो ग्रोथ रेट था, एनुअल ग्रोथ रेट, वो जो है फाइनेंशियल ईयर 2005 और 14 से ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर याद रखनी है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीवी में कंट्रीब्यूशन है वो अभी 18% के आसपास है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 329 मिलियन टन है, जो कि जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 14.1 मिलियन टन ज़्यादा है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, पल्सेस का एंड स्पाइसेस का। ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, टी का, फार्म फिश का, शुगर केन का, वीट का, राइस का, कॉटन का, शुगर का। ये सब मैंने ऑलरेडी जो है आपको एग्रीकल्चर की डेटा में, वो शायद इकोनॉमी की तीसरी या चौथी वीडियो है, वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर बहुत डिटेल में कराया है, मैंने ऑलरेडी करा लिया है। आप इसको भी यहाँ से भी याद रखें। फिर जो है यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो एमएसपी दी जाती है वो जो है एवरेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका जो है 50% हायर दिया जाता है। और तो यहाँ पे एमएसपी की बात की गई है। तो आपने सुना होगा भी, अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि एमएसपी क्या है। तो एमएसपी जो है इसकी यहाँ जो कैलकुलेट किया जाता है उसको जो है उसके तीन यहाँ पे मेजर्स हैं, तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो जो एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है A2 पे। A2 में जो होता है कि वो होता है इनपुट कॉस्ट, जिसमें कि जो हमारा सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, मशीनरी हो गया, वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो A2 जो है सिंपल से इनपुट कॉस्ट होता है। दूसरा जो हमारा होता है A2 प्लस F। इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स है वो एज अ लेबर काम करता है, साथ में उसके और भी जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी जो है एज अ लेबर काम करते हैं। तो जब A2 में जो है जो इनपुट कॉस्ट है उसमें जो है हम फैमिली लेबर को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा आता है। और गवर्नमेंट इस समय जो है इसी पे देती है। इसका जो है 50% जो भी इसकी लागत होगी उसका 50% बढ़ा के गवर्नमेंट जो है एमएसपी अनाउंस करती है। जबकि जो है MS स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, उन्होंने बोला कि आप जो है C2 पे दो। तो C2 पे जो है इसमें क्या होता है कि A2 तो रहेगा ही, साथ में जो है अगर इसमें ये चीज़ और मतलब होती है इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू। मतलब कि अगर कोई फार्मर्स अगर वो किसानी ना खेती ना करे और अपनी ज़मीन को अगर वो रेंट पे दे तो उसको वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो उस फैक्टर जब हम A2 में जो है उस रेंटल वैल्यू को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो C2 आता है। और जो MS स्वामीनाथन थे उन्होंने जो है MSP को 50% बोला था कि 50% अब होना चाहिए C2 प्राइस, C2 पे। तो इस समय जो है गवर्नमेंट दे रही है A2 पे। तो ये भी एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब है, प्रॉब्लम। उसके बाद जो है ये जो आपको ये फैक्ट्स याद रखना है कि जो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ था एमएसपी में वो किस क्रॉप के हुआ था। ऐसे क्वेश्चन यूपी में पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दाल याद रखना है कि लेंटिल्स के लिए जो है हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है एमएसपी में 2023-24 में। पीएम आशा स्कीम, इसके 3 कंपोनेंट ऑलरेडी हमने अपने पुरानी जो है PDF में वीडियो में बता दिए हैं, आप वहाँ से देख लें। इस स्कीम को जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। PM किसान जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं पर साल, हर साल उनको। और इसके अंदर जो है अब तक जो है 2.8 लाख करोड़ वहाँ पे ट्रांसफर किए जा चुके हैं 11 करोड़ बेनिफिशरीज को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको जो है 2016 में लॉन्च किया गया था, इसके अंदर जो है अब तक जो है 55 करोड़ फार्मर्स की एप्लीकेशन आ चुके हैं और 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे क्लेम्स पेड किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसी मनदान योजना, जिसकी जो है अब तक जो है इसकी जो एक तरह से एक पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर जो है पेंशन यहाँ पे दिया जाता है फार्मर्स को 3,000 रुपये। तो इस पर जो है कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि इस स्कीम को जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है जो भी यहाँ पे फार्मर्स हैं जिनकी एज जो है 18 से 40 साल के बीच में है, ये फैक्ट्स आप याद रख के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो इस स्कीम को जो है 2019 में लॉन्च किया गया था और जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनकी एज जो है 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और वो जो है हर साल मिनिमम जो है वो 55 रुपये या फिर जो है मैक्सिमम 200 रुपये अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो 60 साल के बाद उनको जो है हर मंथ 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। डिजिटल इंक्लूजन ई-नैम के अंदर अब तक जो है आपको ये डेटा जरूर याद रखना है, अब तक जो यहाँ पे 1389 जो भी यहाँ पे APMCs हैं, मंडीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट किया जा चुका है। फूड सिक्योरिटी पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको जो है 2000 कोविड टाइम में लॉन्च किया गया था। अब इसको जो है यहाँ पे आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। पहले तो इसके जो टोटल बेनिफिशरीज हैं वो 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। साथ में इस स्कीम को जो है अब इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जो है
1 जनवरी से 2024 से आगे के 5 साल तक ये कंटिन्यू रहेगी। तो आपको जो है यहाँ पे 1 जनवरी 2024 और इसके बेनिफिशरीज 81.4 करोड़ दोनों याद रखना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये सब हमने जितनी भी स्कीम्स हैं इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और यहाँ पे जो है जितनी भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है उनका जो यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन किया गया है, और इस पैक्स के अंदर अब तक जो है जो 62,318 पैक्स को अब तक तो जो है उसको लिंक किया जा चुका है नाबार्ड से। तो ये सब फैक्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2010 और 14 के बीच में सिर्फ 5.5% थी, जो कि जो है बढ़ के 2015-19 के बीच में 7.1% पर एनम हो गई। तो आपको ये फैक्ट्स पूछा जा सकता है, याद रखना है। और ऐसे बहुत सारे जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे कि इसमें एक इनिशिएटिव दिया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इसके अंदर जो है टोटल 14 सेक्टर्स आते हैं। तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना है। और इस सेक्टर के अंदर जो है 4 से 6% यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे। और इस स्कीम के तहत अब तक जो है 1.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जिससे जो है 8.7 लाख जो है टोटल प्रोडक्शन या सेल हुई हैं। और अब तक जो है 7 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट किए जा चुके हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो 3.4 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसको जो है जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर जो है 1.1 लाख करोड़ स्टार्टअप तक रजिस्टर्ड हुए हैं, और जिन्होंने जब तक जो है जॉब मोर देन 12 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके अंदर जो है सिर्फ नवंबर मंथ में 2023 में 6.3 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करें तो अब तक जो है 3600 कॉम्प्लायंसेस थे, उनको जो है क्रिमिनलाइज किया गया है। और एक यहाँ पे एक्ट पास किया गया था, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके। लॉजिस्टिक सेक्टर्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे कि जो है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर जो है 8 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और 699 इंडस्ट्री प्लेयर्स के 35 सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन कर गई है, वो 0.9% हो गई है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 2022। जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है मेजर पोर्ट्स पे, वो भी अब डिक्लाइन कर गया है। वो जो है फाइनेंशियल ईयर 2004 और 14 के बीच में जो 4.2 डेज था, अब वो घट के जो है सिर्फ 2.9 डेज आ गया है फाइनेंशियल 2014 और 22 के बीच में। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर जो भी बायर अब जो है टाइमली पेमेंट नहीं करता है, अब उनको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एमएसएमईज को। और उद्यम पोर्टल के अंदर जो है अब तक जो है 2.2 करोड़ एमएसएमईज को रजिस्टर किया गया है, और 1.2 करोड़ यूनिट्स जो है रजिस्टर्ड हैं उद्यम आशीष प्लेटफॉर्म पे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर जो है एक यहाँ पे एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल के लिए। और अब तक जो है इसमें जो है 48 लाख यहाँ पे इनरोलमेंट हुए हैं दिसंबर 2023 तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको जो है अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर जो है अब तक जो है 25 लाख करोड़ जो है लोन अब तक को सैंक्शन किए गए हैं। इसके अंदर जो है 3 कंपोनेंट होते हैं, तो आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि पहले बात तो मुद्रा योजना को जो है अप्रैल यहाँ पे 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसमें जो है 3 कैटेगरी होती हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु के अंदर जो है यहाँ पे अप टू 50,000 लोन्स दिए जाते हैं, और किशोर के अंदर यहाँ जो है 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, और तरुण के अंदर जो है 5 लाख से लेके अप टू 10 लाख तक यहाँ पे लोन दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना है। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इस यहाँ पे जो इसकी जो क्रेडिट लिमिट थी अब वो जो है 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। एमएनसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसको जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर लॉन्च किया गया था, उसमें जो है उसका जो इसका जो अमाउंट टोटल था वो जो है 2.4 लाख करोड़ था। जो एमएसएमईज को जो क्रेडिट मिलती हैं उनमें भी अब ग्रोथ देखा गया है, और जो उसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 16.8% है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो भी एमएसएमईज पोर्टफोलियो में, अब वो जो है 7.7% जो कि सितंबर 2022 में था वहाँ से डिक्लाइन करके 4.7% हो गया है। यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू जो है जो 2017 में सिर्फ 0.07 लाख करोड़ था, अब वो बढ़ के जो है 143 लाख करोड़ हो गया है। यहाँ पे जो है इंडेक्स टैग दिया गया है सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन
कि वो कौन 3 यहाँ पे डिफरेंट लेयर हैं। तो पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लेयर जिसके अंदर जो आता है आधार, eKYC एंड ई साइन। दूसरा आता है यहाँ पे है पेमेंट लेयर जिसके अंदर आता है UPI, आधार पेमेंट ब्रिज एंड आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज। तीसरा यहाँ पे आता है डेटा एम्पावरमेंट, यहाँ पे आता है कंसेंट आर्टिफैक्ट, डिजीलॉकर एंड अकाउंट एग्रीगेटर। टेलीकॉम सेक्टर में जो है FDI 100% है। जो एवरेज मंथली डेटा कंजप्शन था एज पर द वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर वो जो है अब 18.4 GB हो गया है, जो कि पहले 2014 में ये सब सिर्फ 61 MB था। इंडिया में जो है जो यहाँ पे एवरेज टैरिफ और डेटा टैरिफ है पर GB वो तीसरा सबसे लोवेस्ट है, जो कि सिर्फ 10 रुपये पर GB है इन 2023 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर अब तक जो है गवर्नमेंट ने 2.7 लाख करोड़ सेव किए हैं। आरोग्य सेतु कोविन ऐप्स लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी कोविड-19। PM ई विद्या के अंदर जो है जो भी लर्निंग गैप्स होते हैं उसको ब्रिज करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल डिवाइड साथ में जो है जो भी लर्निंग गैप्स थे उसको ब्रिज करने के लिए PM ई विद्या स्कीम लॉन्च की गई थी। इंडिया जो है तीसरा लार्जेस्ट फिनटेक इकॉनमी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखें। तो आफ्टर USA एंड UK इंडिया जो है तीसरे सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे ग्रोइंग फिनटेक इकोनॉमी है। NBFC सेक्टर की बात करें तो जो क्रेडिट एक्सपेंशन है बाय NBFC वो जो है स्ट्रॉन्गर है बैंक क्रेडिट से, और जो यहाँ पे RBI का जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है अब वो जो है NBFC पे भी लागू होगा। कुछ रिफॉर्म जो है RBI ने भी लिए थे, तो एसेट क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम रिव्यू हो गया एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क, ये जो है RBI ने लिए थे बैंक को रेगुलेट करने के लिए। तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था या फिर जो इसका पर्पस क्या है। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने जो है करंट अफेयर्स में करा दिया है कि इंडिया जो है अब चौथा यहाँ पे जो है लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है आफ्टर USA, चाइना एंड जापान। इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली हांगकांग को पीछे छोड़ के अब चौथे स्थान पे आ गया है। रिसेंटली यहाँ पे जो है बॉन्ड मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए जो है RBI ने जो है रिटेल डेट स्कीम लाई, जिसके अंदर जो है अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सेबी ने जो है यहाँ पे रेगुलेशन इशू किया है गाइडलाइंस किसके लिए, इनविट्स एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो इनविट जो है वो एक म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी ने जो है एक गाइडलाइंस या फिर जो है वहाँ पे एक रेगुलेशन इशू किया है। यहाँ पे दिया गया है कि फाइनेंशियल 2023 और 24 में इंडिया ने जो है बाकी कंट्री के जो भी डेवलप्ड इकॉनमी थे उनकी कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा काम किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यूके में सब जगह, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट थे वो डबल डिजिट पे था, लेकिन इंडिया ने जो है इसको 6-7% से भी कम रहने में इसको यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है। सोशल सर्विस की बात करें तो जो एक्सपेंडिचर रहा है सोशल सर्विस में तो वो जो है लगातार बढ़ा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इंटरेस्ट ऑफ 5.9% से, और जो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है सोशल सर्विसेज में वो भी जो है 8.1% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से बढ़ा है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2012 और 23 के बीच में। पाँच करोड़ बच्चों को और 1.3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट किया गया है 2014 से अब तक। 90% जो विलेजेस हैं उनको जो है ODA प्लस का स्टेटस प्राप्त है, जबकि जो है 100% विलेजेस को ODF स्टेटस 2019 में ही मिल गया था। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों को जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो जो है अब घट गया है। 2015 में ये जो है 62.6% था, जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 2020 में घट के 47% हो गया है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये जो है अब घट के 97 पर लाख हो गया है 2018-20 में, जबकि ये 2014-16 में 130 था। एक यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो फीमेल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हाई एजुकेशन में अब वो ज़्यादा है मेल के कंपेरिजन में। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर अब तक जो है 30 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड इशू किए जा चुके हैं, और जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था कि 2.5 लाख जो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे, अब उनका जो है नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, और अब तक जो है 1.6 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस पर
अपग्रेड किए जा चुके हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे फैक्ट्स याद रखना है। 30 करोड़, 1.6 करोड़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और यहाँ पे 10,000 जो है जन औषधि केंद्र भी खोले अब तक जा चुके हैं, तो आपको यहाँ पे 10,000 का याद रखना है। टीबी के इंसिडेंस में जो है 16% का यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है, और जो है जननी सुरक्षा योजना के अंदर अब तक जो है 101 करोड़ यहाँ पे बेनिफिशरीज अब तक इसका फायदा उठा चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जादुई पिटारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज के लिए बनाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे लिया गया है परख और निपुण भारत, जो कि लिया गया है फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी के लिए। ये हमने ऑलरेडी बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर अब तक जो है 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जा चुका है। स्किल इंडिया मिशन जिसको जो है जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हम मुद्रा योजना हमने आपको बताया ऑलरेडी, इसको जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2015 में, और अब तक जो है इसके अंदर 26 लाख करोड़ लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम जो यहाँ पे इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो है 10,000 तक के लोन दिए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, उसके अंदर अब तक जो है 82 लाख लोन सैंक्शन किए गए हैं, और उससे जो है 58 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिला है। बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो ये फैक्ट्स आपको जरूर याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर अब तक जो है 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं और 2.3 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन अब तक उसके अंदर जो है वाटर कनेक्शन 10.8 करोड़ हाउस होल्ड को जो है वहाँ पे वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है, और टारगेट भी है यहाँ पे टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने का 2024 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको जो है जून 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर जो है अब तक 2 करोड़ पक्का हाउस होल्ड को बनाया जा चुका है। उज्ज्वला स्कीम के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सौभाग्य स्कीम जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर अब तक 21.4 करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है, और जो है ग्रामीण इलाकों में 4.5 कॉमन सर्विस सेंटर्स अभी वहाँ पे सेटअप किए जा चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अटल पेंशन योजना, यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं अब वो जो है बढ़ के 6.1 करोड़ हो गए हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इसके अंदर जो है अब तक जो है टोटल 50 लाख यहाँ पे वर्कर्स एनरोल किए जा चुके हैं। ये फैक्ट्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जिसको ध्यान रखें कि जो यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ चुका है महिलाओं का, अब वो जो है 37% हो गया है फ्रॉम 22.3% 3% इन 2017। सेक्स रेशियो भी बढ़ गया है, तो सेक्स रेशियो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था 918 था 2014-15 में, अब वो बढ़ के 933 हो गया है 2022-23 में। और जो यहाँ पे गर्ल्स का जो है पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है सेकेंडरी लेवल पे, वो भी अब जो है मार्जिनली बढ़ के 79% हो गया है, जो कि पहले सिर्फ 75.5% था फाइनेंशियल ईयर 2015 में। नारी शक्ति वंदन अभियान, तो ये अब एक बिल नहीं है, अब ये एक्ट बन गया है। आपको यहाँ पे दोनों याद रखना है। यहाँ पे पूछता है कि ये बिल कौन सा है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 128 नंबर का। अगर पूछा कि ये एक्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 106। तो आपको यहाँ पे दोनों याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकल लेवल पे जो है पंचायत में वहाँ पे वीमेन का वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, और यहाँ पे उनको पूछा जाए उनका जो है रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़ गया है, तो वो 46% हो गया है, जबकि वहाँ पर सीट रिजर्व होती है वो सिर्फ 1/3 होती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर अब तक जो है 9.5 करोड़ विमेन को मोबिलाइज किया गया है इनटू 87.4 लाख एससीजी में। उसी तरह से स्कीम लॉन्च की गई है लखपति दीदी, जिसके अंदर जो है महिलाओं को स्किल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो है कम से कम वो एक साल में 1 लाख रुपए कमा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसको जो है जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा से, और उसी के अंदर जो है सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी, और जिसके अंदर जो है गर्ल चाइल्ड जिनकी एज जो है 10 साल कम है उनके नाम पे जो है अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, और जिनके अंदर जो है मिनिमम 250 रुपये एक साल में, या फिर जो है मैक्सिमम 1.5 लाख। तो आपको यहाँ पे दोनों अमाउंट याद रखना है, खासकर 1.5 लाख ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि डिपॉजिट किए जा सकते हैं जिनकी एज की जिस भी गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से कम है। और 18 साल के बाद में जो है जो भी गर्ल है वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती है, और 21 साल के बाद में ये जो है अकाउंट मैच्योर होता है,
उसके बाद वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकती है। पीएम मुद्रा आपने ऑलरेडी बता दिया है, जिसके जो 70% के जो बेनिफिशरीज हैं, जो लोन्स को सैंक्शन किए गए हैं, वो वहाँ पे महिला उद्यमी हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसको इसके अंदर जो इसके बेनिफिशरीज हैं वो जो है महिलाएं यहाँ पे हैं। और इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में, और इसमें जो है कुछ टारगेट दिए गए हैं। इसमें जो है जो लोन अमाउंट है वो अप टू 1 करोड़ है। तो यहाँ पे जो है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का यहाँ पे लोन दिया जाता है। कम से कम एक एससी या एसटी हो और एक महिला को, तो पर ब्रांच जो है कम से कम एक एससी या एसटी और एक महिला को लोन यहाँ पे देना होता है। और यहाँ पे जो है जो लोन अमाउंट है वो जो है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। पीएम आवास योजना, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टंटिंग जो है वो डिक्लाइन कर गया है। अब ये जो है 38.4% से डिक्लाइन करके 35.5% हो गया है। वेस्टिंग भी डिक्लाइन कर गया है, 21% से डिक्लाइन करके 19.3% हो गया है। अंडर वेट प्रेवलेंस वो भी अब रिड्यूस हुआ है, 35.8% से वो रिड्यूस होकर 32.1% हो गया है। और ये सब डेटा जो है 2015-16 से 2019-21 के बीच में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी अब डिक्लाइन कर गया है, जो कि अब सिर्फ 3.2% है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। और ये जो है 2017-18 में 6% तक पहुंच गए थे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज कर गया है, अब वो जो है 57.9% हो गया है फ्रॉम 49.8% इन 2017 एंड 18। गी इकॉनमी में आपको याद रखना है कि उसके अंदर जो है लगभग 77 लाख वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। यूथ एज की बात करें हम, 15 से 29 ईज जो जिनकी एज है उनमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर गया है। अब वो जो है डिक्लाइन करके 10% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जो कि पहले 2017-18 में 17.8% था। जबकि जो है यूथ का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ के 44.5% हो गया है फ्रॉम 38.2%। यूथ बल्ज, ऐसे क्वेश्चन यूपी में अक्सर पूछे जाते हैं कि यूथ बल्ज से आप क्या समझते हैं, या फिर जो है किस स्टेट में जो है यूथ बल्ज है जो कि यूथ पॉपुलेशन को ड्राइव कर रहा है। तो वो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। आपको ये याद रखना है। यूपी के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर दिया है, तो इसको आप जरूर अंडरलाइन कर ले, मार्क कर ले। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिक्लाइन कर गया है 16.7%, जो कि 2017-18 में था, वहां से अब ये डिक्लाइन करके 7% हो गया है 2022-23 में। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे एक बताया गया है कि जो भी यहाँ पे जो पुरुष की भागीदारी है वो जो है अब एग्रीकल्चर सेक्टर से हट के अन्य सेक्टर पे जा रही है, जबकि महिलाओं की जो इकोनॉमी जहाँ पे जिनकी भागीदारी है वो जो है एग्रीकल्चर पे बढ़ रही है। तो इसको एक फिनोमेना बोला गया है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि अभी भी जो है 62.6% जो वर्कर्स हैं जिनकी एज जो है 15 से 59 के बीच में है, उन्होंने अभी तक कहीं से भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं लिया है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 की रिपोर्ट। 2014 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, और 2015 में ही जो है स्किल इंडिया मिशन भी अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में। तो इंडिया की रैंक जो है 2022 में 11 है, जबकि 2011 में ये 39 थी। यहाँ से आपको फैक्ट्स याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया का जो नेट एक्सपोर्ट टू जीडीपी, जो उसका इंडिया का शेयर है नेट एक्सपोर्ट टू जीडीपी, अब वो जो है इम्प्रूव कर गया है। 2000 फाइनेंशियल 2004 में ये सब जो है -4.1% था, अब इम्प्रूव होकर -2.6 हो गया है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है, साथ में इंडिया का जो इम्पोर्ट वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी भी निगेटिव में है, बट ये इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम -4.1 टू -2.6। और इंडिया का जो यहाँ पे एक्सपोर्ट बास्केट है अब वो जो है वो डाइवर्सिफाई कर गया है। हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वो जो है 450 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है, आपको ये जरूर याद रखना है। तो फाइनेंशियल 2023 में जो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वो 450 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको एक जो फैक्ट्स पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो टारगेट है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स में, उसमें जो है इंडिया ने टारगेट किया है कि 2030 तक जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का टारगेट है वो है $2 ट्रिलियन।
सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें जो है 7.1 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है, जबकि रेमिटेंसेस में 4.5% CAGR ग्रोथ देखी गई है 2012 से 2023 के बीच में। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्राप्त करता है रेमिटेंसेस का वर्ल्ड में, और इसमें जो है ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखा गया है। पहले जो है जो भी इंडिया में रेमिटेंसेस आते थे वो गल्फ कंट्री से आते थे और वो जो है लो स्किल पॉपुलेशन होती थी, लेकिन अब वो शिफ्ट कर चुका है। अभी की जो इंडिया की रेमिटेंसेस आते हैं उसमें जो है जो मेजर शेयर होता है वो होता है जो भी हाई स्किल्ड होते हैं और जो डेवलप्ड इकॉनमी में रहते हैं, जैसे कि यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब जो यहाँ पे जो इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं उसका जो 36% शेयर आता है हाई स्किल्ड एंड हाई टेक इंडियन माइग्रेंट से। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया की यहाँ पे करंट अकाउंट में जो निगेटिव रहती है, क्योंकि इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो उसको जो है कैपिटल अमाउंट एफडीआई के थ्रू और भी जो यहाँ पे मेजर्स आते हैं, तो कैपिटल अमाउंट में इंडिया सरप्लस रहता है, तो उस सरप्लस को इंडिया यूज करता है अपने करंट अकाउंट को निगेटिव को कंपनसेट करने के लिए। इंडिया ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2015 और 30 के बीच में यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 596 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई प्राप्त किए हैं, जो कि टोटल जीडीपी का 2.5% है। तो आपको यहाँ पे 600 बिलियन लगभग जो वो याद रखना है। इंडियन रूपी ने जो यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में रही है बाकी कंट्रीज के कंपेयर में। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का वो अभी 623 बिलियन डॉलर है। इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर मार्क कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिसंबर 2023 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है 623 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडिया के जो है 10 मंथ्स का इंपोर्ट कवर करता है। इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 635 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि जो है जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अब गिर के 18.6% हो गया है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखने कि इंडिया का जो है एफडीआई कितना आया है, कितना इंडिया का जो यहाँ पे रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कितना एक्सटर्नल डेट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिया ने जो है पहला नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन था आईएनडीसी, उसको जो है पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में लॉन्च किया था और उसको जो है 2022 में अपडेट किया गया। तो इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। इस टारगेट के अनुसार जो है इंडिया को जो एमिशन इंटेंसिटी थी उसको जो है अपने जीडीपी का 33 से 35% कम करना था 2030 तक। 2005 के लेवल पे इंडिया ने इस टारगेट को 2019 में ही अडॉप्ट कर लिया। अब ये जो है इसको टारगेट को रिवाइज कर गया है। अभी जो इंडिया का टारगेट है वो है 45%। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अपडेशन ये कितना हुआ है। दूसरा टारगेट दिया गया था कि इंडिया का जो है जो कम्युनिटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी थी अपने जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल से, उसको जो 40% था 2030 तक अचीव करना था। इंडिया ने जो है इसको 2019 में ही इसको जो है 2023 में इसको अचीव कर लिया। अब ये टारगेट को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तीसरा जो यहाँ पे टारगेट था एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन, और इसको जो है 2030 तक यहाँ पे इंडिया को अचीव करना था, क्रिएट करना था। इंडिया ने जो है 2019 में ही 1.97 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कार्बन सिंक, और उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लाया गया है लाइफ, जिसका मतलब यहाँ पे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर जो है पहले 8 यहाँ पे मिशन थे, अभी यहाँ पे 9 एक और मिशन यहाँ पे ऐड किया गया है हेल्थ मिशन। ये आपको है 9 मिशन यहाँ पे याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एज ए स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें इंक्लूड होते हैं सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल हैबिटाट, ग्रीन इंडिया, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, एंड जो लेटेस्ट है वो है हेल्थ मिशन। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको जो है ऑपरेट करती है नाबार्ड, इसको जो है 2015-16 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी तरह से यहाँ पे एक स्कीम है पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को 2022 में अमेंड किया गया था, जिससे कि जो है डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को स्टैब्लिश किया जा सके। पीएम कुसुम स्कीम को जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। उजाला स्कीम, जो कि यहाँ पे एक एलईडी बल्ब को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। स्मार्ट मीटिंग नेशनल प्रोग्राम्स। तो आपको यहाँ जो फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं कि उजाला स्कीम के अंदर अब तक जो है कितने एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आपको याद रखना है 36.86 करोड़। और ये क्वेश्चन अभी CSIR में पूछा गया था कि जो है कितने जो है एलईडी स्ट्रीट लाइट जो है अब तक लगाए जा चुके हैं स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर, तो आपको याद रखना है 1.3 करोड़। अब तक जो है टोटल 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंडिया में बनाए जा चुके हैं, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है।
मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अंदर अब तक जो है 900 किलोमीटर से ज़्यादा तक मेट्रो रेल नेटवर्क ऑपरेशनल है। और मेट्रो रेल अभी जो है 20 सिटीज़ में ऑपरेट हो रही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उसको जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, और जहाँ पे टारगेट है वो है 5 मेट्रिक मिलियन टन, 5 MMT। कुछ यहाँ पे और भी इनिशिएटिव दिए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको जो है इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था 2014 में। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट्स, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसको जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड बोला जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है। लीड IT इंडिया ने जो है स्वीडन के साथ लॉन्च किया था COP28 के टाइम में। इसका जो है सेकेंड फेज लॉन्च किया गया। तो ये था हमारा। लास्ट में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और यहाँ जिसकी जो है GDP है वो है 3.7 ट्रिलियन US$। और फाइनेंशियली 2025 में जो रियल GDP ग्रोथ होगी वो जो है 7% रहने की उम्मीद है। उसमें बताया गया कि अगले 3 सालों में जो है इंडिया जहाँ पे तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, जहाँ पे GDP इंडिया का होगा वो होगा